हेलो स्टूडेंट्स, डीएम फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की जो है पहली बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मात्रक मापन और त्रुटि विश्लेषण जो है। ठीक, तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जो है पढ़ते हैं भौतिक राशियों शुरू करते हैं। भौतिक राशि क्या होती है, कुछ चीज़ें हम बताएंगे, लिखाएंगे नहीं। भौतिक राशि क्या होती है, वे प्रतीक जिनका आंशिक मान और मात्रक को दोनों को साथ में लिखा जाता है, वे हमारे भौतिक राशि होता है। जैसे हम लिखते हैं क्या, 5 मीटर। 5 मीटर क्या है, या फिर लंबाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है। तो ये हमारे जो है एल बी एच जो भी होंगे, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि कहलाएंगे। तो भौतिक राशि क्या है, वे प्रतीक हैं जो जिनको अंकों और मात्रकों को साथ में लिखा जाता है, ये हमारी भौतिक राशि होते हैं। अब भौतिक राशि जो है हम लोग देखेंगे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है दिशा के आधार पर, और एक होता है दिशा के आधार पर जो है भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। दिशा में परिमाण के आधार पर कौन कौन सी जो है, एक होता है अदिश राशि और एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा दूरी। दूरी क्या है, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ से हमारा प्रतापगढ़ जो है 100 किलोमीटर दूरी पर है, तो किस दिशा में है लेकिन दिशा नहीं पता है, बस दूरी पता है। इस वजह से यह हमारा क्या है, परिमाण को व्यक्त करता है और यह अदिश राशि होता है। जैसे हम कहते हैं 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध क्या कहता है, ये आयतन बता रहा है। अब ये किस दिशा में है, 1 लीटर दिशा नहीं बता रहा। तो जिसमें दिशा का ज्ञान ना हो वह हमारे क्या है, अदिश राशि है। इसी का उल्टा क्या है, सदिश राशि। इसमें क्या होता है, इसमें दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम कहें कि बहराइच 5 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में है, तो अब इसमें परिमाण भी बता रहा है 5 किलोमीटर और दिशा भी बता रहा है पूर्व दिशा में। तो उस कंडीशन में यह जो है हमारा सदिश राशि हो जाता है। ठीक, तो सदिश राशि में परिमाण भी की जरूरत होती है और दिशा की भी जरूरत होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक, आप लोग 9 पढ़े, थोड़ा सा हमने रिवाइज करा दिया। दूसरा आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक मूल राशि होता है और एक व्युत्पन्न राशि होता है। तो थोड़ा सा मूल राशि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो मूल राशि क्या होती है, वे भौतिक राशि है, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशि कहलाती है। मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशि कितनी होती है, मूल राशि हमारी 7 होती हैं। मूल राशियां 7 होती हैं। सात, पहली मूल राशि लंबाई, दूसरा समय, तीसरा द्रव्यमान, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां पदार्थ की आणविक मात्रा और सातवां ज्योति तीव्रता। पांचवा पॉइंट है विद्युत धारा,
छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। ये तो रही हमारी मूल राशियां। इनके मात्रकों को हम लोग जो है मूल मात्रक कहते हैं। अगर इनका मात्रक लिखना चाहें तो लंबाई का मात्रक मीटर, स्मॉल एम से प्रयोग करेंगे। समय का मात्रक सेकेंड, स्मॉल एस से प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, केजी। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस या केल्विन। डिग्री सेल्सियस को इससे सी से और केल्विन को के से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कैपिटल E। ज्योत तीव्रता का मात्रक कैंडिला, CD। और इसका मात्रक मोल, MO। तो इस प्रकार से मूल राशि हमारी कितनी है? 7। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। इनके मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशि के बाद आता है हमारा व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाते हैं। ठीक। व्युत्पन्न राशियां ये क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां, क्या वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। ई डॉट जी डॉट का मतलब होता है एग्जाम्पल, शॉर्टकट होता है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है ही, चौड़ाई क्या है? एक छोटी बड़ी लंबाई। अगर हम आयत बनाते हैं, अगर यह लंबाई है तो यह भी तो लंबाई है एक प्रकार की, बशर्ते इससे छोटी है, इसलिए इसका नाम चौड़ाई कह दिया गया। ठीक। तो क्षेत्रफल हमारा क्या हुआ? व्युत्पन्न राशि हुआ। ये दो मूल राशियों के गुणनफल से प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार जो है आयतन, आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यह 3 प्रकार की मूल राशियों के गुणनफल से प्राप्त हो रहा। घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व देखते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान हमारा मूल राशि है, आयतन मूल राशि नहीं है, तो क्या होगा? द्रव्यमान बटे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, मतलब 7 मूल राशियों को छोड़ करके जितनी भी भौतिक राशियां मिलेंगी वे सभी हमारी व्युत्पन्न राशियां होंगी। ठीक। और इनके मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब मात्रक ये हो गए। तो अब मात्रकों की जो है कुल 4 पद्धतियां होती हैं। उन चारों पद्धतियों को हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं। ये सब बहरहाल 9th का सिलेबस है, लेकिन एक बार हम लोग जो है फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं।
मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली पद्धति है MKS पद्धति। दूसरा क्या है? CGS पद्धति। तीसरा क्या है? FPS पद्धति। और चौथा क्या है? SI पद्धति। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं MKS पद्धति क्या होता है। MKS में M क्या होता है? मीटर। K का मतलब किलोग्राम। S का मतलब सेकंड। तो इसका मतलब MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। तो वह हमारा होगा MKS पद्धति। CGS पद्धति में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, S का मतलब सेकंड। तो इस प्रकार से CGS पद्धति क्या है हमारा? CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। FPS पद्धति क्या है? F का मतलब होता है फुट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकेंड। तो इस प्रकार से जो है FPS क्या है? लंबाई को फुट में नापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा FPS पद्धति क्या हुआ? फुट पाउंड सेकंड। SI प्रणाली क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है। इसको हम शॉर्टकट में जो है MKSA प्रणाली भी कहते हैं। MKSA प्रणाली भी कहते हैं। ये MKSA प्रणाली क्या है? MKSA प्रणाली क्या है? इसमें हम लोग लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और A का मतलब होता है धारा को एम्पियर में नापते हैं। तो इस प्रकार से जो है SI प्रणाली क्या है हमारा? एक प्रकार का MKSA प्रणाली है जिसे हम मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर कहते हैं। ठीक। तो इस प्रकार से हमारी मात्रकों की कुल 4 पद्धतियां थी, जिसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है MKSA प्रणाली है, CGS प्रणाली है और SI प्रणाली है। ठीक। तो तीनों प्रणालियों का हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो है। अब हम पढ़ते हैं मापन। मापन क्या है? मात्रक हम लोगों ने देखा। मात्रक क्या है? मात्रक हमारा जो है किसी भौतिक राशि को जो है व्यक्त करने का एक पैमाना है। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने का एक पैमाना है। ठीक। प्रमाणिक पैमाना इसे बोलते हैं हम लोग। तो मापन क्या है? कैसे मापते हैं? जैसे हम एक तराजू लेते हैं, इसके 2 पलड़े हैं। एक में जो है हम लोग क्या रखते हैं? बाट रखते हैं और एक में क्या रखते हैं? वस्तु रखते हैं। वस्तु का जो है कोई भी माप फिक्स नहीं है। बाट जो है ये फिक्स राशि, मतलब इसे हम कहते हैं क्या? निश्चित राशि बोलते हैं। बाट हमारा क्या है? फिक्स है। आधा किलो का है, 1 किलो का है, 2 किलो का है, 10 किलो का है। वस्तु क्या है? अनिश्चित है। अनिश्चित राशि है वस्तु। क्या है हमारा? अनिश्चित राशि। तो यहां पे हम जब मापन कर रहे हैं तो मापन में ये कहा जा रहा है कि किसी ज्ञात राशि, यह है निश्चित राशि, किसी निश्चित राशि की अनिश्चित राशि से तुलना करने की प्रक्रिया।
हम वस्तु को बढ़ाते जाते हैं और तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि दोनों पल्ले बराबर नहीं होते। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं यह वस्तु हमारा 1 किलोग्राम का हो गया, 500 ग्राम का हो गया। जितने का बाट होगा उतनी हमारी वस्तु के बराबर हो जाता है। ठीक, तो हम पहले से क्या देते हैं, किसी निश्चित राशि की किसी अनिश्चित राशि से तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। परिभाषा लिखेंगे इसकी, किसी निश्चित राशि की किसी अनिश्चित किसी निश्चित राशि की किसी अनिश्चित राशि से तुलना करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है। ठीक, मापन में हमें क्या है, मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। मापन हम किसे कहते हैं, मापन में हमारी दो बातें निर्भर करती हैं, एक तो मात्रक, एक आंकिक मान जो है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी वस्तु 5 किलोग्राम की है, तो 5 क्या है, आंकिक मान है, और किलोग्राम क्या है, मात्रक। तो मापन जो है दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो उनके मात्रक पर, दूसरे उनके आंकिक मान पर। तो किसी भी भौतिक राशि का मापन उनके मात्रक और आंकिक मान के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे किसी भौतिक राशि का मापन उनके आंकिक मान तथा मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। अतः अब हम एक भौतिक राशि ले लेते हैं, क्या, बल के बारे में लिखते हैं, हम लिखते हैं 5 न्यूटन। तो यह भौतिक राशि हमारा क्या है, बल लिख रहा है क्या, 5 न्यूटन। तो 5 क्या है हमारा, ये है आंकिक मान, और ये क्या है हमारा मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि का मापन जो है हम आंकिक मान और मात्रक के पदों में करते हैं, और हम जानते हैं कि आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो है मात्रक भी हुआ, मापन भी हुआ। अब हम थोड़ा देखते हैं त्रुटि क्या होती है ना। त्रुटि का मतलब होता है गलती का मतलब क्या, किसी भी लंबाई को हमें 10 सेंटीमीटर नापना था, लेकिन हमने गलती बस जो है 9.8 नापा या फिर 10.12 नापा। तो ये जो कम ज्यादा नाप रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, गलती कहते हैं। ठीक, त्रुटि क्या है, किसी भौतिक राशि के किसी भौतिक राशि की माप में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, ठीक। अब ये त्रुटि कैसे होती है, अगर हम लंबाई को नापना है मुझे 5 सेंटीमीटर, तो लेकिन हम जो नाप रहे हैं वो क्या हो जा रहा है, 5.1 सेंटीमीटर। 5 त्रुटि को जो है हमेशा डेल्टा से लिख प्रदर्शित करते हैं ना।
त्रुटि का मतलब कितना परिवर्तन हुआ जो है। अगर परिवर्तन देखेंगे 5.1 में से 5 घटाएंगे तो 0.1 आएगा, तो ये हमारा क्या हुआ, त्रुटि हो। व्यंजक लिखते हैं, उस व्यंजक के हिसाब से भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, इन सब बातों को हम लोग जो है देखते हैं, जिस पर हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे जो है। एक व्यंजक हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर से शुरू करते हैं। P बराबर a² b³ 5c √d, एक व्यंजक लिखा हुआ है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, घात में कन्वर्ट कर लेंगे सबको। चल रहा है, अगर कोई भी चर वर्गमूल में लिखा हुआ है तो उसकी घात आधी होती है। तो चलो हम इसको आगे करते हैं, a² b³ 5c d⁻1/2। जब इनको हम इन चर को जो है ऊपर अंश में लेके जाएंगे तो इनकी घातें जो है, घातों के चिन्ह बदल जाएंगे। क्या होगा, a⁻2 b⁻3 c⁻1 है यहाँ पे, तो ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा। d⁻1/2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 होगा। तो इस प्रकार से ये हमारा नया व्यंजक प्राप्त हुआ, क्या, t बराबर a⁻2 b⁻3 c⁻−1 d⁻−1/2। अब इसमें 3 प्रकार के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, p के मान में भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। क्या पूछ रहा है? p के मान में भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि। ये सापेक्ष त्रुटि क्या होती है? त्रुटि अपन प्रारंभिक मान होता है। ठीक, तो त्रुटि को कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा p/p। अब आगे के व्यंजक को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी से हमारे जो है आंकिक प्रश्न सॉल्व होंगे जो है। अब यहाँ पे एक की घात 2 है, तो जो घात है, घात को हम गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 2 × डेल्टा a/a, घात प्लस है तो प्लस, b की घात कितनी है, 3, तो क्या लिखेंगे, 3 × डेल्टा b/b। घात माइनस है तो -1 × डेल्टा c/c, फिर घात -1/2 है, तो क्या लिखेंगे, -1/2 डेल्टा d/d। अगर ये पूछता है भिन्नात्मक या सापेक्ष त्रुटि बोलता है, तो जो भी घात हो, प्लस है तो घात प्लस रखेंगे, घात माइनस है तो माइनस रखेंगे। लेकिन अगला जो पॉइंट है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, p के मान में अधिकतम भिन्नात्मक कहें या फिर सापेक्ष त्रुटि कहें। जब अधिकतम की बात आएगा, इस व्यंजक में जहां जहां चिन्ह माइनस लगा है वो सबको प्लस कर दो, मतलब माइनस कहीं रहेगा ही नहीं। तो क्या हम लोग लिखेंगे, डेल्टा p/p, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, नीचे लिख देंगे मैक्स, फिर क्या होगा, 2 डेल्टा a/a प्लस है तो प्लस बना ही रहेगा, फिर क्या लिखेंगे, 3 डेल्टा b/b। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो मैक्स की वजह से, अधिकतम होने की वजह से सबको हम प्लस करेंगे, प्लस 1 × डेल्टा c/c, माइनस है तो प्लस करेंगे 1/2 डेल्टा d/d। तो इस प्रकार से हमारा जो है p के मान में अधिकतम भिन्नात्मक या फिर सापेक्ष त्रुटि का व्यंजक प्राप्त हो गया। ये जो तीसरा बनता है हमारा, तीसरे को हम थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, हमारे पास नीचे स्पेस कम है। तीसरा में कहता है, p के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि। इसमें क्या क्या बात कर रहा है, अधिकतम कह रहा तो धनात्मक हो गया, प्रतिशत का मतलब हो गया इसमें 100 से गुणा कर दो। ठीक, जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा p/p
मैक्स गुणे 100 है बराबर क्या है 2 डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस क्या है 3 डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस फिर क्या है 1 गुणे 10 डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 प्लस फिर क्या है 1/2 डी अपान डी इंटू 100। तो इस प्रकार से जो है P के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि के व्यंजक प्राप्त हो गए। यही जो है व्यंजक जो है इस प्रकार का व्यंजक मुझे लिखना होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम अगर एक क्वेश्चन देखें इस पर क्या होता है, क्वेश्चन कहता है यदि ए में 4%, बी में 2%, सी में 3% और डी में 1% त्रुटि हो तो पी के मान में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी जो है। अब यहाँ पे अगर ए में 4% दिया हुआ है तो ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा ये रहा है कि डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 का मान 4 दिया हुआ है, ठीक। और बी में 2% का मतलब क्या हुआ, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 बराबर 2 दिया हुआ है। और सी में 3% का मतलब हुआ डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 का मान 3 दिया हुआ है। और डी में डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 बराबर 1। तो अगर ये प्रतिशत के रूप में दिया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा ए अपान इंटू 100 का मान 4 दिया हुआ। अब अगर इसमें मान रखेंगे डेल्टा पी अपान पी मैक्स इंटू 100 बराबर मान रखेंगे तो इतने पूरे का मान दिया है कितना 4 दिया हुआ है गुणे 4। 3 गुणे डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 का मान रखेंगे कितना 2 प्लस डेल्टा सी अपान सी इंटू 100 का मान रखेंगे कितना 3 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपान डी इंटू 100 का मान रखेंगे कितना 1। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 दूना 8 3 दूनी 6 1 गुणे 3 1 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5। 2 से 1 भाग करोगे 0.5 कितना आएगा 8 6 14 14 3 17 17 और 0 17 तो ये आएगा 17.5%। तो P के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितना आएगा 17.5%, ठीक। तो ये तरीका होता है, एक पैटर्न है हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो है। इस पर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दूंगा जो है, ठीक। एक क्वेश्चन दिया हुआ है S बराबर ए बी क्यू अपान सी स्क्वायर। S बराबर ए बी स्क्वायर अपान सी क्यूब। अब यहाँ पे S बराबर ए बी स्क्वायर अपान सी क्यूब दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि यदि ए में 1%, बी में 2% और सी में 3% की त्रुटि हो तो S के मान में कितनी अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी। तो क्या पूछ रहा है, अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे S के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे डेल्टा एस अपान एस मैक्स। डेल्टा एस अपान एस मैक्स और प्रतिशत कह रहा है इसलिए हम 100 से गुणा करेंगे, मतलब कि हम डायरेक्ट तीसरा वाला फार्मूला लिख रहे हैं। अब यहाँ पे एक घात क्या है 1, तो क्या लिखोगे 1 गुणे डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। बी घात कितनी है 2, तो क्या लिखोगे 2 गुणे डेल्टा बी अपान बी गुणे
100 प्लस सी घात कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। ठीक, तो इस प्रकार से हमने अधिकतम संभावित प्रतिशत का व्यंजक लिख दिया। अब दिया क्या गया है, ए में 1% दिया गया। तो हम जानते हैं, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन कराया अभी एग्जाम्पल के तौर पे, उसमें देखा था जब प्रतिशत में दिया रहे इतने पूरे का मान दिया होगा, प्रतिशत में जो भी मान दिया रहेगा इतने पूरे का मान दिया होगा, उसका हम मान रखेंगे। तो ए में कितना प्रतिशत दे रहा है 1%, बी में कितना दे रहा है 2%, सी में कितना है 3%। इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, तो 9 4 13, 13 1 14। इस प्रकार से हमारा आंसर आया 14%। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखना कैसे है पैटर्न थोड़ा देख लीजिए। जब पूछे क्या एस के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे डेल्टा एस अपान एस मैक्स इंटू 100 बराबर, अब घात देखेंगे, अगर कोई घात नहीं लगा हो तो घात 1 है, तो 1 गुणे डेल्टा ए अपान इंटू 100, बी घात कितना है 2, तो 2 गुणे डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, सी घात कितना है 3, 3 गुणे डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। और जब इनके ए बी सी के मान प्रतिशत में दिए हों तो इतने पूरे का मान डायरेक्ट हम हर जगह पे रख करके सॉल्व कर लेंगे जो है। ठीक, अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है तो मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आप लोग इसको सॉल्व करके जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। एक लिया हुआ व्यंजक P बराबर a³ b² अपान c, क्या है a³ b² अपान c दे रखा है a में 1%, b में 2% और c में 3% की त्रुटि है। तो पूछ रहा है p के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का एक क्वेश्चन जो है होमवर्क में है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा। हमने इस टॉपिक पर जो है 2 क्वेश्चन कराया है, तीसरा भी कुछ इसी प्रकार से आप लोग सॉल्व करिएगा जो है। और ज्यादा से ज्यादा जुड़ने के लिए जो है आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अब यह आप लोगों की क्लासेस जो है डेली जो है एक वीडियो जो आपको मिलेंगे जो है। ठीक है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने आसपास के साथियों को भी जो है इस चैनल को जोड़ने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।